हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि असम में काउंसलिंग रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि कैसे आपको कॉलेज अपग्रेड करना है या फिर अपग्रेडेशन के समय आपको कौन कौन सी बात को आपको याद रखना है, जैसे कि जिसकी वजह से आपको कॉलेज का जो अपग्रेडेशन प्रोसेस है उसको ख़राब ना हो जाए और आपको अपने जो मनपसंद जो कॉलेज है वो आपको मिले। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम है और सेकेंड ट्राइमेस्टर है वो आ रहा था, तो इसलिए अभी कुछ वीडियो आने के लिए थोड़ा लेट होगा, मतलब 2 दिन या फिर 3 दिन होगा, तो मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगा और आप लोगों के लिए नीट की काउंसलिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। तो आप सबसे पहला पॉइंट आप इधर देख लीजिए कि मतलब मैं इस वीडियो में सिर्फ काउंसलिंग रिलेटेड बात करूँगा और कुछ और एक्स्ट्रा कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो मुझे बताना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे यूट्यूब के। तो जैसे कि 12th का परसेंटेज आपको क्या चाहिए या फिर कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट है काउंसलिंग रिलेटेड, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इधर आप देख सकते हैं। If you do not want to join the allotted seat in round 1, then you are allowed to free exit। मतलब अगर आपको सपोज काउंसलिंग में आपको फर्स्ट राउंड में आपको किसी कॉलेज मिला, लेकिन आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है, तो आप उस कॉलेज को आपको एडमिशन नहीं लेना है, तो क्या आप इस कॉलेज को छोड़ सकते हैं या फिर नहीं छोड़ सकते? तो इसका आंसर है हाँ, आप इस कॉलेज को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है। तो अगर आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज चूज़ नहीं किया, मतलब उसमें एडमिशन नहीं लिया, तो सेकंड राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में बहुत सारा सीट क्या होता है कि ख़त्म हो जाता है और सेकंड राउंड में सीट बहुत लिमिटेड सीट रहता है, तो इसकी वजह से आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है उसको आपको लेना ही है और उसके बाद आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला है तो उसको छोड़ना नहीं है, आपको उसमें एडमिशन लेना ही अच्छे है। तो ये रहा। लेकिन अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, इसका आंसर है हाँ, छोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट ही, बट फॉर अपग्रेडेशन दे हैव टू जॉइन द अलॉटेड सीट इन राउंड 1। तो इसका मतलब है अगर आपको अपग्रेड करना है, किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, तो आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है उसको आपको जॉइन करना ही होगा, ये मस्ट है। नेक्स्ट है, इफ द जॉइंट सीट इन राउंड 2 देन यू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड। मतलब अगर आपने सपोज सेकंड राउंड में अपग्रेड करने के बाद आपको एक कॉलेज मिल गया या फिर आपको सेकंड राउंड में ही कॉलेज मिला, तो उसके बाद आप सेकंड राउंड के बाद आप अपग्रेड भी नहीं कर सकते हैं और आप मॉप अप में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको सेकंड राउंड में जो सीट मिला है वही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये रहा तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ नॉट अलॉटेड एनी सीट इन राउंड 2 देन यू रिटेन द राउंड 1 सीट बट ऑन अपग्रेडेशन अर्लियर सीट इज कैंसल्ड। मतलब अगर आपको राउंड 2 में कोई भी सीट नहीं मिला है, आपका जो मार्क्स है वो जो उस राउंड 2 में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, तो आपको क्या होगा कि राउंड 1 में जो सीट मिला था वही आपको रिटेन कर दिया जाएगा। तो राउंड 2 में अगर सीट नहीं मिला तो राउंड 1 में आपको जो सीट मिला था वही आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर अपग्रेड कर लिया तो क्या होगा कि अगर आपने अपग्रेड कर लिया तो पिछला जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा और जो नेक्स्ट आपको सेकंड राउंड में जो सीट मिला है उस पर आपको एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ ड्यूरिंग अपग्रेडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसकी वजह से बहुत सारा स्टूडेंट ने गलत किया था, बहुत साल 2 साल पहले ही किया था, लास्ट ईयर भी किया था ऐसे ही, पिछले साल भी ऐसे ही किया था। ड्यूरिंग अपग्रेडेशन चूज द कॉलेज वेयर यू विश टू गो, डू नॉट एड एनी अदर कॉलेज वेयर डू नॉट वांट टू गो। सपोज किसी भी एक स्टूडेंट को सिलचर मिला है और वो अपग्रेड करना चाहता है गुवाहाटी में। उसका मन है अगर उसको गुवाहाटी मिल जाए तो अच्छा होगा और उसे कोई भी कॉलेज नहीं चाहिए। सिलचर मिला है और उसको अपग्रेड करना है जीएमसी में, उसको ना एएमसी चाहिए या फिर ना कोई तेजपुर या फिर बरपेटा चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने सेकंड राउंड में जो अपग्रेडेशन करने के लिए उसने सबसे पहला जीएमसी भरा और उसके बाद उसने पूरा लिस्ट का मेडिकल कॉलेज भर दिया। सपोज उसको जीएमसी भरा, उसके बाद एएमसी भरा, उसके बाद फिर से कुछ और मेडिकल कॉलेज भरा है। तो उसको क्या होगा कि उसको अगर जीएमसी नहीं मिला तो उसको सेकंड एएमसी मिल जाएगा। अगर उसका मार्क्स अच्छा है तो उसको एएमसी मिल जाएगा। तो अगर उसको एएमसी अलॉट हो गया तो उसको फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉट हुआ था वो छोड़ के एएमसी जाना पड़ेगा, ये मस्ट है। तो आप देख लिया ना, क्योंकि इसने बहुत बड़ा गलती कर लिया, उसको सिलचर में रहना था और अगर उसको गुवाहाटी मिल जाए तो अच्छा है, उसको गुवाहाटी चला जाएगा, लेकिन उसको सिलचर के अलावा और किसी भी मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपने अपग्रेडेशन के समय आपको जो कॉलेज चाहिए वही भरना है, एक्स्ट्रा कॉलेज नहीं भरना है। तो फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान रखना है। और अगर आपको अपग्रेडेशन करना है, आपको वही कॉलेज चूज़ करना है जिसमें आपको जाना है, आपको एक्स्ट्रा कॉलेज नहीं भरना है, क्योंकि अगर आपने एक्स्ट्रा कॉलेज भर दिया
तो आप जिस कॉलेज में हो और आपको जो कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिला तो दूसरा कॉलेज मिल जाएगा जिसमें आप जाना नहीं चाहते हो, ये आपको ध्यान रखना है। ये तुम्हारा हो गया 5th पॉइंट। नेक्स्ट इज 6th पॉइंट, इफ यू टेक एडमिशन इन BDS देन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स नेक्स्ट ईयर इफ गेट सिलेक्टेड इन MBS देन यू विल बी फाइन और पेनल्टी ऑफ ₹2 लाख। तो ये मुझे पता चला क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जो BDS में है, तो उसने मुझे बताया कि इस साल से BDS में अगर कोई भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर MBBS में जाना चाहता है तो उसको फाइन भरना पड़ेगा 2 लाख। पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि, लेकिन इस साल में पता नहीं क्यों BDS में अगर आपको BDS से अगर आप MBBS में आना चाहते हो तो आपको 2 लाख भरना पड़ेगा। और वैसे भी BMS में अगर BMS से MBBS में आते हो तो आपको लगभग 1 लाख फाइन भरना पड़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आप ड्रॉप लीजिए, कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं लेना है। Next is to get the benefits of Assam state quota, you need to complete class 12 to 7 to 12 in any institution of Assam. ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको असम के 85% कोटा चाहिए तो आपको क्लास 7 to 12 असम की कोई भी इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ये मस्ट है। अगर आपने असम के बाहर क्लास 7 to 12 पढ़ाई किया तो आपको असम का जो स्टेट कोटा है 85% वो आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग और नीट एग्जाम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि उनको मार्क्स ऐसा आ रहा है, मतलब 12th का परसेंटेज ऐसा था और बिलो 60 था, तो उनको क्या मतलब एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। याद रखिए जनरल के लिए अगर आपका परसेंटेज PCB मिलाकर मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में है, उन तीनों सब्जेक्ट मिलाकर आपको 50% चाहिए अगर आपको एडमिशन मिलना चाहिए। और SC ST OBC के लिए 40%। लेकिन असम में अगर आपका 12% एग्रीगेट का मतलब है असम में 12 में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 सब्जेक्ट होते हैं ना। जैसे कि इलेक्टिव होता है तुम्हारा, इंग्लिश होता है एंड तुम्हारा PCB होता है। ये तीनों सब्जेक्ट होता है ना। इलेक्टिव में जैसे कि ऑल्टरनेटिव होता है और कुछ सब्जेक्ट होता है, तो 5 सब्जेक्ट होता है। इन 5 सब्जेक्ट में आपको परसेंटेज एग्रीगेट कितना चाहिए? 60% चाहिए। ध्यान रखिए मैंने PCB के लिए 50% बताया, PCB के लिए आपको 50% चाहिए और जनरल के लिए। लेकिन SC ST OBC मोस्ट प्रोबेबली EWS के भी परसेंटेज यही है, लेकिन मुझे अभी ये EWS का पता नहीं, लेकिन EWS के लिए भी मुझे लग रहा है वही होगा। अनरिजर्व जनरल अनरिजर्व के लिए 50% है। लेकिन 12 एग्रीगेट परसेंटेज, एग्रीगेट मतलब अगर आपका 12 में टोटल परसेंटेज जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और उसके बाद इंग्लिश या फिर इलेक्टिव का जो भी सब्जेक्ट था, उन तीनों मिलाकर आपको परसेंटेज 60% होना चाहिए अगर आपको एडमिशन मिलना असम में मिलना है। लेकिन ये भी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा ही होगा कि 12 का अगर टोटल परसेंटेज आपको 60% चाहिए और तुम्हारा PCB में 50% चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी आपको अगर टोटल परसेंटेज 60% से बिलो आ रहा है तो अभी आपको काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हें अप्लाई नहीं करना चाहिए। मुझे तो लग रहा है ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो वो दूसरे मैटर है, लेकिन फिर भी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो करना चाहिए ना। तो ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे और इंस्टा में मैसेज कर रहे थे कि इसके बारे में कुछ बता दो। तो ये हो गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ OBC रिजर्वेशन यू शुड कम अंडर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ नॉन क्रीमी लेयर एंड NCL सर्टिफिकेट इज मस्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे भी यही बोल रहे थे कि उनका NCL नहीं है या फिर उनका स्टेट OBC है या फिर सेंट्रल लिस्ट का OBC है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप OBC का रिजर्वेशन नहीं लेना चाहते तो आपके पास NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप सेंट्रल लिस्ट का जैसे कि OBC सेंट्रल लिस्ट है उसमें आपका नाम आना चाहिए। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, आपके पास NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको काम नहीं करेगा, आपको NCL सर्टिफिकेट चाहिए ही होगा। नेक्स्ट इज इन नीट एप्लीकेशन फॉर्म in category if you mention general but you belong to SC ST OBC and EWS then you can correct it during counseling. You should have proper caste certificate annexures related to it. ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने नीट का रजिस्ट्रेशन के समय अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सपोज आप SC हो या फिर OBC हो या फिर EWS हो, लेकिन आपने जनरल भर दिया उस समय, तो आप काउंसलिंग में क्या कर सकते हैं? काउंसलिंग में इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये इसके मतलब इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है क्योंकि जो काउंसलिंग के समय आपको ये EWS OBC SC ST उसको आप भर सकते हैं, लेकिन आपके पास प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट एंड एनेक्सर्स रिलेटेड टू इट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है।
तो ये रहा पूरा तरीके से, मतलब जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बताना चाहिए था मुझे। मुझे इसके बारे में और पहले बताना चाहिए था, लेकिन एग्ज़ाम के कारण मैं इस वीडियो को डिले कर रहा था। तो आप इसको एक बार फिर से देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपको कौन-कौन सा आंसर मिल गया होगा। तो आई होप मैंने जो बताया है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।